नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो वेबिनार है वो मैरिज एस्ट्रोलॉजी पर है। मैरिज जो एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ और पढ़ता रहता हूँ आप ही की तरह। 27 साल हो गए हैं मेरे को एस्ट्रोलॉजी में। मैं कंसल्टेंट हूँ मेनली। और 2020 के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया है। मैं अपनी क्लास में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ जो कुंडलियाँ कंसल्टेंसी में आती हैं। दूसरा ये है कि मैं कभी भी ज्यादा बड़ा बैच नहीं बनाता क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट से बात करना पसंद है। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है या नहीं समझ में आ रहा है, जो सूत्र लगा रहे हैं हम लोग, क्या वो सूत्र उनकी कुंडलियों में वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक ये होता है 50-60 स्टूडेंट है, मैंने अपना एक चार्ट पढ़ाया और चला गया, आप सूत्र वेरीफाई नहीं कर पा रहे या आपको डाउट हो गया उस सूत्र पर, तो वो प्रॉपर नहीं हो पाया। लेकिन अगर इजी वे से समझना है तो बैच छोटा होना चाहिए जिससे स्टूडेंट से इंटरेक्शन बने, बातचीत हो और आप अच्छे से उन्हें गाइड कर सकें। अब हम मैरिज शुरू करते हैं। मैरिज में सबसे पहले ये देखिए, मैं आपको एक सुंदर सी चीज बताता हूँ। जब जातक का जन्म होता है तो उसका भाग्य लेकर आया है, क्या भाग्य लाया। दूसरा, जब विवाह होता है तो क्या उसका भाग्य चमकेगा। पहला, जन्म से भाग्य। दूसरा, जब उसका विवाह होगा तब भाग्य। इफ नाइन्थ लॉर्ड सिटिंग इन द सेवंथ हाउस, तो विवाह के पश्चात भाग्य उदय होगा ही होगा। लिख लो सूत्र। पहला मैंने बताया कि जातक ने जन्म लिया, वो अपनी किस्मत लाया है। दूसरा, क्या विवाह के बाद उसका भाग्य उदय होगा। आप अपनी कुंडली में देखिए कि नवम भाव का स्वामी यदि सप्तम में बैठा है तो भाग्य का उदय होगा, उदय होगा। दूसरा, एक अच्छी चीज सीखिए, मैच मेकिंग में मैनुअल सिखाता हूं। कंप्यूटर पर कभी रिकमेंड नहीं करता मैच मेकिंग में, नेवर। इसके अंदर दो पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक नाड़ी का और एक भुकुट का। वो घड़ी के हिसाब से 5 मिनट में मैं सिखा सकता हूँ। ठीक है। तो बुकुड़ दोष और नाड़ी, नाड़ी के 8 पॉइंट होते हैं, बुकुड़ के 7 पॉइंट होते हैं। अब वो 36 गुण में से 15 तो यही हो गए। ये अगर मैच नहीं करते तो शून्य दिखाते हैं। एक नहीं दिखाएगा नाड़ी, शून्य दिखाएगा अगर मैचिंग नहीं होगी। ऐसे ही बुकुट है, एक या दो नहीं दिखाएगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं ये मैनुअल सिखाता हूँ भैया, ये बहुत अच्छे तरीके से सिखा देता हूँ। हमें 36 गुण कभी नहीं मिलाने चाहिए मैच मेकिंग में। मेन चीज पर फोकस करना चाहिए, वो ये है कि वेदर वी विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग विद द स्पाउस और नॉट। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल, सपोज किसी का जन्म जो है मिथुन लगन में है, समझ में आया, और मकर लगन की कन्या है, तो ये तो अष्टम का संबंध हो गया ना, लगन का संबंध तो अच्छा नहीं है। समझ रहे हैं आप। और हम क्या मिला रहे हैं, 36 गुण मिला रहे हैं। ऐसे थोड़ी पढ़ना होता है। फिर क्या होता है कि फेरे जिस दिन होते हैं उस दिन हमारे को बड़ा ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है, सबसे पहले इसमें बहुत अच्छी चीजें मैं सिखाऊंगा। कि चंद्रमा अष्टम में गोचर नहीं करना चाहिए, सभी ब्राह्मण गण देखते हैं। लेकिन अष्टम के अलावा भी बहुत चीजें हैं, केवल अष्टम ही। अब ये किसी ने, मालूम सर ने कंफर्म किया है कि उनकी मैरिज में तरक्की हुई थी। उनका नाइन्थ लॉर्ड सिटिंग इन द सेवंथ हाउस, तो विवाह उपरांत उनका भाग्य चमका था। थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट टेक्निक। अब मैं अगली बात कहने जा रहा हूं कि हमारे को क्या समझना है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि चंद्रमा अष्टम में गोचर नहीं करे। सर अब ये देख लिया, ये कॉमन पॉइंट है, सभी बताते हैं। लेकिन इसके अलावा शनि राहु केतु मंगल, इनके भी गोचर कौन देखेगा, ये गोचर भी देखने परम आवश्यक हैं। क्लियर है। अगर हम नहीं देखेंगे तो मैरिज में विवाह उपरांत ही गड़बड़ होगी। अब राहु को ले लेते हैं। राहु पंजाब में ब्याहू कहलाता है।
ठीक है, राहु की दशा शादी करा देती है। अब क्या होता है, राहु इस कारका फॉर द इंटरकास्ट मैरिज। अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो राहु आपकी शादी को चलने देगा। यदि आप इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते हैं तो राहु आपकी मैरिज में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देगा, क्योंकि वो तो कारक है इंटरकास्ट मैरिज। दूसरा, राहु और शनि देरी से विवाह के कारक ग्रह हैं। राहु और शनि दोनों ही विवाह में देरी के कारक ग्रह हैं। और केतु महाराज क्या करते हैं, विवाह में रोड़े अटकाते हैं। बात बनेगी, टूट जाएगी, या पार्टी सामने वाले लड़के वाले या लड़की वाले रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्स्टेकल क्रिएट करने के काम जो हैं वो केतु देव करते हैं विवाह में। अब विवाह देरी में क्या रोल होता है, जो विवाह देरी भी होती है। सेवंथ लॉर्ड, समवन हैविंग रेट्रो, इट माइट बी पॉसिबल द पर्सन से नहीं मैं अभी मैरिज नहीं करूंगा, लेट मी स्टैंड माई ओन, मुझे अपना कैरियर सेट करना है। वीनस वक्री वाले भी संभावनाएं प्रबल होती हैं कि विवाह देरी से करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये चीजें हमने समझनी है और सीखनी है। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि दोबारा विवाह होना। सेवंथ लॉर्ड D9 में, D1 में ड्यूल साइन में, तो दोबारा विवाह लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? सेवंथ लॉर्ड का द्विस्वभाव राशि में बैठना शुभत्व नहीं है, वो दोबारा विवाह का कर सकता। अब मान लीजिए किसी का सेवंथ लॉर्ड द्विस्वभाव राशि में बैठा है, एंड द पर्सन बॉर्न इन पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब है रिपीटेशन, तो पक्का हो गया ना, तो उसका तो जन्म का नक्षत्र ने भी बता दिया पुनर्वसु है, यानी रिपीट वाला नक्षत्र आ गया, तो ये संभावनाएं आ जाएंगी। अब आता है लव मैरिज का भी होता है। लोग पूछते हैं भाई लव मैरिज का, भैया बहुत सारे सूत्र वर्क नहीं करते, मैं बता रहा हूं। शुक्र मंगल, शुक्र मंगल जो है वो लव मैरिज देते हैं। जरूरी नहीं है भैया ये लव मैरिज है, पहले बता रहा हूं, लिखा था भी जाया जाता है। फिफ्थ लॉर्ड एंड सेवंथ लॉर्ड लव मैरिज, फिफ्थ लॉर्ड एंड लग्ना लॉर्ड लव मैरिज, सेवंथ लॉर्ड लग्ना लॉर्ड लव मैरिज, सेवंथ लॉर्ड नाइन्थ लॉर्ड लव मैरिज। ये हो गया लव मैरिज का। लेकिन जरूरी नहीं है, मैंने कई जगह देखा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, रिवील इन द क्लास। अब अगले पॉइंट को बड़ा सुंदरता से मैं बताऊंगा। अब आपको एक बड़ी डीप वाली एक चीज सिखाता हूँ। आप देखिएगा, सूत्र को लगाइएगा, अभी लगा लीजिए अगर आपके पास किसी क्लाइंट की कुंडली हो या परिवार में। पंचम भाव जो भी आपकी कुंडली है, मान लीजिए किसी का मिथुन लग्न है, पंचम भाव का स्वामी शुक्र बना। अब शुक्र उच्च का किस राशि में होता है, मीन राशि में उच्च का हुआ, ठीक है। अगर उस मीन राशि में राहु बैठा है, द पर्सन विल गो फॉर लव मैरिज। बात खत्म, छोटी सी चीज। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मिथुन लगन है, पंचम भाव में तुला राशि आएगी, और उसका लॉर्ड शुक्र जो है वो उच्च का होता है मीन राशि में। यदि मीन राशि में राहु महाराज बैठे हैं तो आपका लव मैरिज है। सिंपल सी टेक्निक है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस करना है हमारे को, तो हमारे को रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है। अब देखिए, हमारे को जो अच्छी चीज समझनी होती है ना, हम नहीं समझते वो क्या है। वो देखिए, वो ये है कि अब नाड़ी का सूत्र भी है, मंगल नाड़ी में पति है और बृहस्पति वैदिक में पति है, और इन दोनों का संबंध शुक्र जो है वो पत्नी है। ये पति महाराज हो गए। मैं जब नाड़ी में लेता हूं तो बृहस्पति को बोलता हूं गठबंधन। क्लियर है? अगर ये कुंडली में दोनों ग्रह स्ट्रांग है, अच्छे हैं, इनका तालमेल अच्छा है, बाकी कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं है, बात खत्म हो गई। मंगल शुक्र को देख फोकस करो आप, पति पत्नी है नाड़ी के अनुसार, भृगुनंदी नाड़ी में मंगल पति है, शुक्र पत्नी है, इनका संबंध देखो अच्छा है, विवाह उत्तम।
संबंध घटिया है, खराब है, विवाह गया, बात खत्म। दूसरा हमें क्या देखना है, हमारा जो बेडरूम का लाइफ होता है, सेक्स लाइफ होता है, वो अष्टम, वैसे तीन भाव होते हैं, सातवां, आठवां और 12वां भाव। इफ दे आर हैविंग मेलेफिक अफ्लिक्शन, अब मान लो किसी के 12वें घर में ही शुभ ग्रह बैठ जाए, भैया कीर्तन ही होना है शादी के बाद, जब करना ही कीर्तन है तो शादी कर ही क्यों रहा है। अगर मेलेफिक प्लेनेट है तो तब भी बेडरूम सुख नहीं है, दोनों गड़बड़ करेंगे। अगर ज्यादा शुभ ग्रह बैठ गए तो कीर्तन होगा, रियल में कीर्तन होगा। आगे चलते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी हमको देखना होता है मैरिज में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारक ग्रह जो होते हैं वो महाराज राहु होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह कौन से होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल में? राहु महाराज होते हैं। नाड़ी में भी मैं पढ़ाता हूँ कुछ सूत्र, जब मेरा मूड हो जाता है तो मैं रिदम में इधर भी बता देता हूँ। ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैंने एक अभी आपको पहले बताया था, भुकुट और नाड़ी। ये मैं मैनुअल सिखाता हूँ, हमेशा मैनुअल करना चाहिए, कभी भी मैच मेकिंग कंप्यूटर पर ना करें। मैं बहुत सारे सीक्रेट सूत्र बताता हूं, जो अगर आप मैच मेकिंग लैपटॉप पर करेंगे, कंप्यूटर से करेंगे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान है, वो 110% गलत होता है, 110% गलत होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टाइमिंग ऑफ मैरिज, विवाह कब होगा। एक सूत्र सिखाता हूं ड्यूल मैरिज का कॉन्सेप्ट से। देखो बात याद रखना, कई बार क्या होता है कि गोचर फेवरेबल होता है पर दशा नहीं होती। अब मान लो किसी की दशा 10वें घर में सॉरी बैठे ग्रह की है, मान लीजिए किसी के 10th हाउस में कोई ग्रह बैठा है, तो आप उससे शादी की बात करेंगे ना, तो वो पता क्या कहेगा, मुझे कैरियर की बात करनी है। अब दशा ही नहीं है उसकी शादी की, हम क्या करें। अब गोचर आ गया। अब कई बार क्या होता है, दशा है पर गोचर नहीं है, अंतरदशा आ जाती है कभी किसी की, पर गोचर फेवरेबल नहीं है, तो डिले मैरिज हो जाता है। डिले मैरिज को सिखाता हूं। सप्तम भाव, सप्तम भाव का स्वामी, विवाह का कारक शुक्र, अगर तीनों पाप प्रभाव में है तो कई बारी नो मैरिज भी हो जाता है और लेट मैरिज भी। फिर से सुन लीजिए, सप्तम भाव पर पाप प्रभाव हो या पापी ग्रह बैठे, सप्तम भाव का स्वामी पापी ग्रहों के साथ हो या पापकत्री योग में हो, और विवाह का कारक शुक्र भी अफ्लिक्शन में हो, तो विवाह की संभावनाएं कम हो जाती हैं या देरी से विवाह होता है। सप्तम भाव में शनि बैठ जाए तो लेट मैरिज करवा देते हैं, और स्पाउस बड़ी एज का मिलेगा। मैं इसमें टेक्निक सिखाऊंगा कि वो प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड बहुत छोटी उम्र के हैं, प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड बहुत छोटी उम्र के हैं, कैसे आपको छोटी उम्र के पति मिलेंगे। न्यूमरोलॉजी में भी एक सूत्र आता है, आप चेक करके देखो, जिस मेल का ड्राइवर 3 होगा, यानी 3 तारीख को, 12 तारीख को, 30 तारीख को पैदा हुआ हो पुरुष, उसकी पत्नी चाहे एक दिन बड़ी हो, आयु में बड़ी मिलती है। दिस अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ न्यूमरोलॉजी। तो मैं बहुत सारे सूत्र को, जब कभी कंसल्टेंसी में कोई आता है तो मैं वेरीफाई करता रहता हूँ, तो ये भी सूत्र होता है। और सप्तम भाव में शनि लेट मैरिज तो कराता ही है, लेकिन स्पाउस मैच्योर देता है, काफी मैच्योर स्पाउस हो सकता है आपका। अब आते हैं, सेकंड हाउस में राहु हो तो वो सप्तम से अष्टम है, देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ चीटिंग इन द मैरिड लाइफ। शादी से पहले ये कहा जाए लड़का जी 50,000 रुपए कमाता है, फेरे होने के बाद मालूम पता पड़ा शादी के महीने 2 बार कि लड़का तो कमाता ही 25,000 रुपए, 20,000 रुपए, हमसे तो झूठ बोला गया 50,000 रुपए कमाता है। तो कहाँ चीटिंग योग होगा, कैसे होगा चीटिंग, दैट आई हैव टू आल्सो रिवील ना इन द मैरिज। मैरिज है भाई वो। फिर हमें ये भी जानना है
कि अगर क्या परिवार अच्छा है या परिवार खराब है। अब जैसे मैं एक सूत्र बता देता हूं आपको, अगर फीमेल की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा इकट्ठे हैं, मेरे पास कोई कंसल्टेंसी के लिए आता है, तो मैं लड़की को बोलता हूं मत कर शादी, बात खत्म। क्योंकि नाड़ी का सूत्र देखो है, मैंने पढ़ाना तो वैदिक से है, समझ में आ रहा है मैरिज का कोर्स, लेकिन क्या है कि ये नाड़ी का सूत्र है। सास बहू का झगड़ा, चंद्रमा सास है और शुक्र बहू रानी है, दोनों परम शत्रु ग्रह है। अगर युति है, झगड़ा होता रहेगा। अगर तेरे में हिम्मत है सास को झेलने की तो कर ले शादी, वरना छोड़ दे, क्या जरूरत पड़ी है तेरे को शादी करने की। वैसे मेरा मंडे स्टार्ट हो रहा है नाड़ी का कोर्स, क्योंकि मैं टू दी पॉइंट पढ़ाता हूँ, फालतू थ्योरी नहीं पढ़ाता। नो राइट नो लेफ्ट, ओनली टू दी पॉइंट। कुंडली में देखना क्या है वही पढ़ो बस। फालतू की चीजें पढ़ा करके 25 क्लास कर दूंगा, उससे कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ टू दी पॉइंट पढ़िए, फोकस जहां करना है वही करिए। आगे चलते हैं। अब स्पाउस का नेचर क्या होगा। बहुत सारी लड़कियां पूछती हैं मेरे पति का नेचर कैसा होगा। सप्तम भाव का स्वामी पापी ग्रहों के साथ बैठ जाए या पापी ग्रह सप्तम भाव के स्वामी को देख लें, तो पति का नेचर अच्छा नहीं मिलेगा। जब आपको पता है, फिर आप गालियां क्यों निकाल रहे हो, मेरा हस्बैंड ठीक नहीं है। क्लियर है। इस बार थोड़ा सा मैं छोटा मोटा पास्ट लाइफ का ब्लैंक चार्ट का भी थोड़ा सा मैं आई विल ट्राई टू मेक आउट, एक आधा पॉइंट मैं रिवील करने का प्रयास करूंगा कि देखता हूं, लेट मी सी कि कैसे वो है, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखो, विवाह में तलाक होगा, जब रीमैरिज की बात आ गई तो तलाक होगा तो रीमैरिज होगी ना। बात समझ में आया। देखिए, मंगल से बहुत सारे लोग कहते हैं मांगलिक दोष होता है। मैं पढ़ाता हूं मांगलिक दोष नाम की चीज नहीं होती है, ज्यादा वहम में मत पड़ा करो। मैंने एक बहुत पहले मांगलिक दोष के ऊपर एक रील डाली थी यूट्यूब पर, पूरी दुनिया ने उसको स्वीकारा था। मैं मांगलिक हूं, मेरी वाइफ नॉन मांगलिक। ये कैंसिल कैसे होता है। दोनों की अलग कुंडली है पर कैंसिल हो जाता है। जरूरी नहीं है मांगलिक की शादी मांगलिक से ही हो। ये किसने कहा आपसे, तो गलत पढ़ा है आपने। मंगल केवल ऊर्जा का ग्रह है, बस इतनी सी बुद्धि में रखिए बात, ज्यादा थोड़ी बात रखनी है। मांगलिक दोष नाम का चक्कर ना पालें, अगर पालते हैं तो आपकी अटक। एक वो होता है ना, पूर्ण मंगलिक आंशिक मंगलिक, ये आंशिक भी होता है। मैं बड़े प्यार से पूछता हूँ, मुझे ना आंशिक बुखार बताइए। 102 फीवर होता है, 101 फीवर होता है, तो आंशिक फीवर बताइए कितने डिग्री पर होगा। ना हद है यार तुम लोगों की, यार पता नहीं कहां से कहां चले जाओगे। इन चक्रों में मत पड़िए, कैंसिलेशन योग भी बहुत सारे होते हैं। जरूरी नहीं है सेम कुंडली में हो, दोनों की अलग कुंडली हैं, मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं ना अपना, मैं मांगलिक हूं, मेरी अर्धांगिनी नहीं है, बात खत्म। फिर क्या होता है, अगला पॉइंट ले रहे हैं, वो ये है कि क्या विवाह के जो मेरे कर्म हैं वो ठीक है या गलत है। मेरी वाइफ निभा पाएगी या मैं निभा पाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है। विवाह निभाना, लॉन्जिविटी ऑलवेज टू बी सीन फ्रॉम द 8th हाउस ऑफ द मैरिज। वो हमें कहां से देखनी है, अष्टम भाव से लॉन्जिविटी देखते हैं विवाह की। बात समझ में आया, ये चीज है। दूसरा क्या है, वैसे मैंने किसी कोर्स में पढ़ाया था, सभी मेल बोलते हैं यार हमारी वाइफ ऐसे बोलती है वैसे बोलती है। आप 100 कुंडलियां लेना, 100 में से 95 कुंडलियों में फीमेल के छठे भाव पर या छठे भाव में या तो ग्रह होगा या उस पर ग्रह की दृष्टि आ रही होगी। बस उसने पति देव का खून निचोड़ना ही निचोड़ना, क्योंकि वो सप्तम से द्वादश है ना। सिंपल सी बात है। फिर मैं ये बताऊंगा कि
कोर्ट केस में आप गए हैं, लगे रहो मुन्ना भाई, सारी जिंदगी लगे रहो, कोर्ट में से फैसला आएगा ही नहीं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक कुंडली आई थी, जातक अमेरिका से था, वो विवाह करना चाहता था। अब छठे घर में महाराज जी का राहु है और उसकी दशा चल रही है, कह रहे जी मैंने शादी करनी है। अरे यार कैसे हामी भर दूं, तलाक के भाव में बैठे ग्रह की दशा चल रही है, तलाक करा देगा तेरे को, कोर्ट कचहरी दिखा देगा, क्योंकि वो सप्तम से द्वादश भाव है। तो हमको ये चीजें सीखनी जरूरी है ना, कि दशा ही गलत चल रही है। हम क्या करते हैं, शादी करने की जल्दी करते हैं, लड़का लड़की की ये नहीं चेक करते कि अगली दशा कौन सी है, कहीं दोनों में से किसी एक की अगली दशा तलाक वाली तो नहीं है। अरे भैया ये कौन चेक करेगा, हम तो बस एक ही दिमाग में बात घुसी है, 36 में से 40 गुण मिलाने हैं, मिला ले भाई, तू 40 गुण मिला ले 36 में से, मेरे क्या दिक्कत आ रही है। बात समझ में आया? सिंपल सी बात है। हमको ये छोटी छोटी चीजें जब समझ लेंगे और जान लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर किसी फीमेल की कुंडली में मंगल शनि केतु है तो शादी कर क्यों रही है? आई नेवर रिकमेंड। मेरे पास कंसल्टेंसी में आ जाए, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा यू गो फॉर मैरिज, बेड़ा गर्क है इसमें तो। मंगल के साथ शनि भी है, केतु भी है। मंगल अगर हम नाड़ी से चले तो मंगल पति है, शनि केतु उसके एंटी प्लेनेट है, कबड़ा हो गया। सो उसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं एक सेकंड में आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगा। ये श्वास रखता हूँ। मेरे को लालसा ज्यादा बड़े बैच की भी नहीं होती कि भाई 40-50 आ गए, मैं किसको क्या। मैं ये चाहता हूँ कि जो सूत्र मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो जो है वो आप वेरीफाई करें ना क्लास में। ऐसे थोड़ी होता है, टेक्निक वेरीफाई होनी चाहिए। समझ में आया? अब अच्छा चलो, अब मैं एक ना एक और एक अच्छा गिफ्ट देता हूं आपको। अगर बृहस्पति से, अब ये तुषार जी भी लिख रहे हैं 100% है इनका। जो अभी मैंने टेक्निक शेयर करी थी, ही कंफर्म इन द चैट बॉक्स, यू कैन सी इन द चैट बॉक्स आल्सो। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। अगर मेल के चार्ट में, दिस हैज टू बी सीन इन द मेल चार्ट ओनली, नॉट इन द फीमेल चार्ट। अगर बृहस्पति से 12वें घर में शुक्र बैठा है तो भैया तुम्हारी जो पत्नी है ना इस जन्म की, वो पिछले जन्म की है। कोई उधार बाकी रह गया होगा था उसका, वो लेने आई है आपके साथ, छोड़ेगी नहीं, 7 जन्मों का साथ है ना। अगर मेल की कुंडली में मान लीजिए बृहस्पति कहीं पे भी बैठा है, मान लीजिए बृहस्पति तीसरे घर में बैठा है और शुक्र दूसरे घर में बैठा है, तो 12वां हुआ ना, थर्ड हाउस से। तो आपकी जो पत्नी जन्म की है वो पूर्व जन्म की पत्नी है, ये बात समझ लीजिए। बात क्लियर? सिंपल सा पॉइंट है। तो आप आइए, ज्वाइन करिए क्लास में, मेरे साथ इंटरेक्ट करिए, अच्छे से बातचीत करिए, सीखिए और आगे बढ़िए। ठीक है? तो आप क्लास में आए, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।